एक माँ इस दुनिया से चली गई है, 2 बच्चे उनके पैदा हुए, बहुत ही प्यारी टिकटॉकर प्यारी मरियम, उनके बच्चे पैदा होते हैं और 48 आवर्स के अंदर-अंदर उनकी डेथ हो जाती है। तो सब कुछ ठीक था, सेहत ठीक थी, एज अच्छी थी, 26 इयर्स एज कोई एज नहीं होती और प्रेगनेंसी ठीक गई, डिलीवर भी हो गए बच्चे। अगर इनका प्यारी मरियम का हाइपोथेटिकल केस देखें, तो मुझे ये बताएँ जब सारी चीज़ें ठीक जा रही हैं, बच्चे पैदा हो गए हैं, फिर क्या कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं कि मदर की डेथ ही हो जाए? बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये वाक़ई बहुत सैड मोमेंट है, क्योंकि इसमें तो आप ये नहीं कह सकते कि एज़ अ डॉक्टर बात हो या क्या, इसमें तो हर इंसान ही बहुत गमज़दा है क्योंकि एक माँ की डेथ हुई है। और जहाँ तक मुझे पता चला उनकी ट्विन प्रेगनेंसी थी और माशाल्लाह 2 बॉयज़ उनके जो कि बिल्कुल हेल्दी हैं, वो इस दुनिया में आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ हम इसको कहते हैं कि मदर की जान ना बच सकी। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इट वाज़ एन आइडियल एज 26 इयर्स ऑफ एज, जो कि ना ज़्यादा है ना बहुत कम है। लेकिन जो सबसे पहली चीज़ जो मुझे इसमें समझ आ रही है कि ट्विन प्रेगनेंसी इटसेल्फ एक कोई आम प्रेगनेंसी नहीं होती है। सुनने में तो आता है और बहुत ही अच्छा भी लगता है कि 2 बच्चे आ गए एक साथ और बेशक जो भी जेंडर हो, लेकिन माशाल्लाह डबल खुशी और फैमिली में डबल रौनक। लेकिन एक माँ या एक इंसानी जान के लिए ट्विन प्रेगनेंसी को कैरी करना और उसको बर्थ देना बहुत इवन जानलेवा भी हो सकता है। इसमें क्योंकि मल्टीपल प्रेगनेंसी की वजह से एट द टाइम ऑफ बर्थ ज़्यादा ब्लीडिंग होने का चांस कई टाइम्स ज़्यादा है। यानी सिंगल प्रेगनेंसी की कंपैरिजन में बच्चेदानी वापस अपनी जगह में आने में टाइम बहुत ज़्यादा ले सकती है और इसमें अगर ब्लीडिंग शुरू हो जाए और बच्चेदानी कॉन्ट्रैक्ट ना हो सके तो उसमें माँ की जान जाने का ख़दशा हो सकता है। आई एम श्योर मरियम जिस भी हॉस्पिटल में हैंडल हुई होंगी मस्ट बी वेरी वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल, क्योंकि 48 आवर्स निकले डिलीवरी के बाद भी। और मुझे इससे ज़्यादा डिटेल्स तो मालूम नहीं, लेकिन आई एम श्योर उनको ब्लड अरेंजमेंट ब्लड वगैरह भी लगता रहा। बट एट द एंड अगेन ट्विन प्रेगनेंसी इटसेल्फ जो है वो कई दफ़ा और जब ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए तो ये जब ब्लीडिंग बर्थ के बाद होती है, ये एक आम इंसान वाली ब्लीडिंग नहीं होती। जैसे हम कह लें कि एक्सीडेंट हो गया तो ब्लीडिंग हो गई। जब बर्थ के बाद वाली ब्लीडिंग होती है उसमें ब्लीडिंग के साथ ब्लड में से सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स, यानी कि जो हमारी बॉडी में ब्लीडिंग को रोकने के फैक्टर्स होते हैं, वो बहुत तेज़ी से उस ब्लड में ज़ाया होते हैं, जिसकी वजह से एक पिक्चर बहुत अर्ली डेवलप हो जाती है माँ की बॉडी में, जिसको मेडिकल टर्म्स में डीआईसी कहते हैं। यानी ब्लड में से क्लॉट होने के सारे फैक्टर्स फ़ौरन ब्लीड आउट हो जाते हैं और अगर वो डेवलप हो जाए तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता फ़ौरन से सारे बॉडी के ऑर्गन्स फेल होना शुरू हो जाते हैं, जो ऑफ कोर्स एक ऐसे इंसान में जो जो प्रेगनेंसी में ना हो उसमें ऐसा नहीं होता ये प्रोसेस। तो हुँ। प्रेगनेंसी इटसेल्फ पूरी बॉडी की एक डिफरेंट स्टेट होती है, इसलिए उसमें हम ब्लीडिंग को बहुत ज़्यादा जल्दी डील करना शुरू कर देते हैं। उसमें बहुत जल्दी ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की ज़रूरत पड़ जाती है, जो कि आम तौर पे जो नॉन प्रेग्नेंट लोग हैं उनको और तरीके से डील किया जाता है। और इसमें एक ऑर्गन बच्चेदानी को हमने वापस अपनी जगह पर लाना होता है। अनफॉर्चुनेटली कुछ केसेस में अगर ये चीज़ ना हाथ में आए और डीआईसी में चला जाए पेशेंट, तो फिर डॉक्टर्स जितनी भी कोशिश कर लें बहुत मुश्किल हो जाता है जान बचाना। तो मुझे जो ये समझ में आया इनका केस कि ट्विन प्रेगनेंसी थी और डिलीवरी के बाद और फिर जिस तरह मुझे पता लगा कि इनका शायद ब्लड प्रेशर भी साथ में प्रॉब्लम कर रहा था। बीपी हाई हो गया था। एग्जैक्टली तो अगेन प्रेगनेंसी के अंदर नॉन प्रेग्नेंट के हिसाब से ब्लड प्रेशर के डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। यानी कि अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा हो तो खुदा ना खास्ता वो बहुत जल्दी कॉम्प्लिकेट होने के चांसेस हो हुँ। जाते हैं, जिसमें ब्रेन हेमरेज भी शामिल है और भी बहुत सारे बायोकेमिकल प्रॉब्लम्स बॉडी में डेवलप हो जाते हैं, जो कि अगेन जानलेवा होने के लिए पॉसिबिलिटी है। और ये सब बातें ट्विन प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, यानी मल्टीपल प्रेगनेंसी की वजह से ब्लड प्रेशर इन प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उससे फर्दर कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस होता है। तो बिल्कुल बहुत सैड मोमेंट है। आई एम श्योर क्योंकि वो अगर एक अच्छे शहर में या अच्छी जगह पर होंगी तो बिल्कुल ये बहुत सालों बाद देखा गया होगा। बट अगेन बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर के हाथ से निकल भी जाती हैं। प्रेगनेंसी में बॉडी कैसे रिएक्ट करे, ब्लड के क्लॉटिंग फैक्टर्स कैसे रिएक्ट करें और फिर ट्विन प्रेगनेंसी इटसेल्फ।
तो उसमें कई चीज़ें बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो जाती तो हैं। डॉक्टर अरूबा मुझे एक चीज़ और बताइएगा, जैसे आपने बताया कि ब्लीडिंग अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो ब्लीडिंग को रोकने वाले जो अंदर सिस्टम होता है वो हुँ, बहुत जल्दी से वो सेल्स जी, जो हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो ऐसे जाते हैं, ज़ाया होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये तो नॉर्मल डिलीवरी में ये चीज़ें नहीं होती कि सी सेक्शन में भी ये चीज़ें उतनी ही अलार्मिंग होती हैं और सी सेक्शन में भी उतने ही चांस ज़्यादा होते हैं कि भई आपकी ब्लीडिंग भी ज़्यादा होगी और आपको डेथ तक भी जाना पड़ सकता है? इसे हम पीपीएच कहते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज। ये एक्चुअली ज़रूरी नहीं कि नॉर्मल डिलीवरी में ज़्यादा चांस हो, एक्सेप्ट के कोई रिस्क फैक्टर्स हों मदर के अंदर या कोई बहुत प्रोलॉन्ग लेबर हो, उसमें फिर भी चांस ज़्यादा हो सकता है सिजेरियन सेक्शन से। सिमिलरली कुछ रिस्क फैक्टर सिजेरियन में भी कर सकते हैं, जैसे प्लेसेंटा की पोजीशन या ऐसा कुछ। लेकिन अगर ऑन एवरेज देखा जाए, अगर सिंगल प्रेगनेंसी है, प्लेसेंटा नॉर्मल पोजीशन में है, नॉर्मल लेबर का ड्यूरेशन रहा है, तो पोस्टपार्टम हेमरेज कोई बहुत कॉमन चीज़ नहीं है। आप कह लें तकरीबन 100 में से 8, 5 या 8 ख़वातीन में ये हो सकता है, हुँ। और उसमें भी मोर देन 90% में ये कंट्रोल हो जाता है। और जो सिचुएशन मैंने कहा कि डीआईसी तक बात जाने का चांस होता है, वो तो लेस देन 1% होता है। यानी ये रेयरली होती हैं चीज़ें। जैसे कि हमें सुनने में आता है, मदर की जो डेथ है वो अल्लाह का शुक्र है हमें अपने इर्द गिर्द में बहुत अरसे के बाद किसी की सुनने में आता है। एक्सेप्ट के क्योंकि जैसे हमारे मुल्क में अगर इसका रेट थोड़ा ज़्यादा है, वो बिकॉज़ बहुत गाँव में ख़वातीन डिलीवर हो रही हैं, रिस्क फैक्टर्स नहीं पिक होते टाइम से। अगर रिस्क फैक्टर्स पिक हुए हों, डॉक्टर्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हों, तो ये चीज़ें सारी हैंडल हो जाती हैं, एक्सेप्ट फॉर फ्यू केसेस जिनके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हों। सो व्हाट डू यू से कि ऑब्वियसली उन्हें पता होगा कि ट्विन बेबी हैं, डॉक्टर्स को पता होगा कि ट्विन बेबी हैं और उन्होंने तो अपनी तरफ से केस बहुत अच्छा डील किया होगा, तो ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो एक आम इंसान को डिलीवरी से पहले, मतलब उस मदर को डिलीवरी से पहले अपने माइंड में रखने चाहिए या उसकी फैमिली को रखने चाहिए कि भाई ये चीज़ें होंगी तो जो है ना हमारा जो पर्सन है, जो रिलेटेड मदर है, वो खतरे में जा सकती है, उसको सिक्योर कैसे किया जाए, उसको बचाया कैसे जाए। हमने तो आखिरी हद तक अपनी कोशिश करनी है ना, फिर अल्लाह ने ज़िंदगी रखी है या नहीं रखी वो तो बात की बात है। लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स अपनी साइड से तो लास्ट मोमेंट तक जाते हैं ना कि यार ये बच जाए। एज़ अ पेशेंट अगर आप कहें तो इसमें ये केयर इम्पॉर्टेंट होती है कि अगर आपको डॉक्टर बता दें कि ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, चाहे उसमें एक सिंगल रिस्क फैक्टर ही क्यों ना हो, तो उसमें ऑफ कोर्स डॉक्टर को रेगुलर और फ्रीक्वेंट विजिट्स होते हैं, ताकि हर विजिट में उस रिस्क फैक्टर का ख्याल किया जाए। अगर उसके लिए फ़र्दर कुछ ट्रीटमेंट और ऐड होने वाली हो, वो ऐड की जाती है। और अगर रिस्क फर्दर फैक्टर्स हैं, ट्रीटमेंट्स में क्या चीज़ें हो सकती हैं? उसके अंदर जैसे अगर किसी का ब्लड प्रेशर है, तो उसके अंदर आप पहले से ही मेडिसिन ऐसी दे रहे होते हैं हुँ। कि अव्वल तो ब्लड प्रेशर ना बढ़े, और एट द टाइम ऑफ बर्थ उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे। फिर उसके सर्कमस्टेंसेस बहुत मैटर करते हैं, कोई स्ट्रेस का एलिमेंट ऐड ना हो। सिमिलरली अगर ट्विन प्रेगनेंसी है जिसके अंदर खदशा है कि डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, तो अगर डॉक्टर ने ब्लड अरेंजमेंट्स का कहा है, क्योंकि डिलीवरी के बाद टाइम नहीं होता कि हम ब्लड का वेट करें और फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, तो उस वक़्त अगर इन हैंड फ़ौरन ब्लड हो और ब्लड रिप्लेस होता जाए, तो वो काफ़ी लाइफ सेविंग स्टेप होता है। तो जिस तरह डॉक्टर ने गाइड किया हो, वो प्रिपरेशन रखें। तो ऑफ़ कोर्स कोशिश तो डॉक्टर की साइड से भी होती है, आई एम श्योर मदर और उसकी फैमिली की साइड से भी पूरी होती है। बाकी तो अगर जान तो देने वाला भी ऑफ़ कोर्स अल्लाह है और लेने वाला भी अल्लाह ही है। बट ये है कि जो कोशिशें और मेजर्स पॉसिबल हैं पेशेंट के एंड से, वो तो यही हैं कि अगर आपको अलार्म कर दिया जाए कि ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, बिकॉज़ हमारी गायनी के अंदर हम लो रिस्क और हाई रिस्क को कैटेगराइज़ कर देते हैं, और हाई रिस्क में हमारे फ्रीक्वेंट विज़िट्स हो जाते हैं, क्योंकि लो रिस्क में नॉर्मली महीने में 1 दफ़ा विज़िट होता है। हाई रिस्क में आपको ज़्यादा बार पेशेंट को बुलाना पड़ता है, और उसकी वजह यही होती है कि हम तैयारी कर रहे होते हैं बच्चे को सेफ़ रखने के लिए और माँ को सेफ़ रखने के लिए।